आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर-कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। ज़रा सोचो, किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से आपने अपना पार्टनर, अपना बच्चा या पेरेंट को खो दिया और कई सालों तक आप इस सदमे से उभर ही नहीं पाए। उदासी, अकेलापन और नाउम्मीदी के अलावा आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि जीने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। फिर एक दिन आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो। वो आपको बताता है कि आपको डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस है। वो कहता है आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी है, जिसके लिए वो आपको प्रोज़ैक नाम का एंटी डिप्रेसेंट देता है। साइकियाट्रिस्ट आपसे ये नहीं पूछता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप डिप्रेस्ड हो। वो बस ये डायग्नोसिस कर देता है कि आपको डिप्रेशन है और आपको दवाई देकर घर भेज देता है। आप प्रोज़ैक लेने लगते हो और अगले कुछ महीनों में आपको थोड़ा फर्क नज़र आने लगता है। आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो, लेकिन कुछ वक्त बाद वही उदासी फिर लौट आती है। आपका वज़न भी बढ़ जाता है और आपको बहुत पसीना भी आने लगता है। आप वापस साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो। वो प्रोज़ैक की डोज बढ़ा देता है। ये एक सिलसिला बन जाता है। आपको कुछ वक्त के लिए सब ठीक लगता है, हालांकि आपका डिप्रेशन पूरी तरह से गया नहीं है और अभी भी आप वो सदमे से उबरे नहीं हो जो अपनों को खोने के बाद आपको लगा है। आपका वज़न बढ़ता चला जाता है और पसीने आते रहते हैं, यहाँ तक कि आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन के शिकार होने लगते हो, जबकि आपका साइकियाट्रिस्ट आपकी पूरी बात सुने बिना ही लगातार डोज बढ़ाता चला जाता है। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जिसका दुनिया भर के डिप्रेस्ड लोग सामना करते हैं। इस समरी में आप साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानेंगे जो ये साबित करते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी से नहीं होती है। आप जानेंगे कि डिप्रेशन के पीछे असली कारण क्या होते हैं और क्यों ये बीमारी आज ज़्यादातर लोगों को हो रही है। आप इसके इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में भी जानोगे, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ये समरी आपको उम्मीद की किरण दिखाएगी। आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे कई और लोग हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आपका डिप्रेशन एक नॉर्मल रिएक्शन है उन अबनॉर्मल चेंजेस के खिलाफ जो आज सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक इंसान हैं जिसे खुश रहने, प्यार और इज्जत पाने का हक है। ये समरी आपको ठीक होने में और अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढने में मदद करेगी। द क्रैक इन द ओल्ड स्टोरी। इरविंग किर्श हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक साइकियाट्रिस्ट और प्रोफेसर थे। 1990 में वो उन डॉक्टर्स में से थे जो मानते थे कि ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम होने से डिप्रेशन की बीमारी होती है। किर्श ने अपने पेशेंट्स को उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दिया, लेकिन वो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, जिसमें असली दवाई ना दिए जाने के बावजूद पेशेंट सोचते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। किर्श और उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट गाय सैपस्टीन ने एक स्टडी की। उन्होंने डिप्रेस्ड पेशेंट्स को जमा किया और 3 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप के लोगों से बोला गया कि उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दिया जाएगा, लेकिन असल में यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट किया गया था। यहाँ सच में दवाई नहीं दी गई थी। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दिया जाएगा और असल में दिया भी गया। तीसरे ग्रुप को कोई एंटी डिप्रेसेंट या प्लेसिबो नहीं दिया गया। उन्हें बस कुछ टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व किया गया। किर्श और सैपस्टीन को जो रिजल्ट देखने को मिले वो हैरान करने वाले थे। 25% पेशेंट बिना कोई दवाई लिए अपने आप ठीक हो गए थे और 50% पेशेंट प्लेसिबो की गोली लेने के बाद ठीक हुए थे, जबकि सिर्फ 25% पेशेंट ही ऐसे थे जिन्हें वाकई में एंटी डिप्रेसेंट्स दिए गए, तब जाकर वो ठीक हुए थे। एक दिन किर्श को एक साइंटिस्ट थॉमस जे मूर का ईमेल मिला, जिन्होंने उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ा था। मूर ने समझाया कि ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज फंड करती हैं। इसे पब्लिकेशन बायस कहते हैं, क्योंकि 40% रिसर्च पब्लिक तक रिलीज ही नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्रग कंपनीज तय करती हैं कि कौन से रिजल्ट रिलीज किए जाएंगे और कौन से नहीं, ताकि उनके प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकें। किर्श और मूर ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत FDA से रिकॉर्ड भेजने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने यूएस की टॉप 6 एंटी डिप्रेसेंट्स को स्टडी किया: प्रोज़ैक, ज़ोलॉफ्ट, पैक्सिल, सिलेक्सा, ड्यूरोनिन और इफेक्सॉर। इन सबको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स SSRIs भी कहा जाता है। किर्श और मूर ने ये साबित कर दिया कि उनका मानना सही है।
ड्रग कंपनीज कई सालों से पब्लिकेशन बायस करती आ रही हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल में 245 पेशेंट्स को प्रोजैक दिया गया, लेकिन ड्रग कंपनीज ने उनमें से सिर्फ 27 पेशेंट्स का रिजल्ट रिलीज किया। उन 245 पेशेंट्स में से सिर्फ यही 27 ऐसे पेशेंट्स थे जिन पर प्रोजैक का पॉजिटिव फायदा हुआ था। जिन पेशेंट्स को स्टडी किया गया था, उनमें से बहुत कम को एंटी डिप्रेसेंट से फायदा पहुंचा था। किर्श और मोर ने देखा कि दवाई के मुकाबले भरपूर नींद लेना 3 गुना ज्यादा असरदार है। यानी डिप्रेस्ड लोगों को एंटी डिप्रेसेंट लेने से खास फायदा तो नहीं होता है, पर साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। डेटा से पता चला है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वज़न बढ़ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन और बहुत ज़्यादा पसीना आना जैसी प्रॉब्लम शामिल हैं। इसके बावजूद ड्रग कंपनीज लगातार ये कहती आ रही हैं कि उनके प्रोडक्ट डिप्रेशन की रोकथाम में पूरी तरह से कारगर हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने टीनेजर्स पर इसके इफेक्ट को जानने के लिए अपनी दवाई सिरोक्सैट, जेनेरिक नाम पैक्सिल, पर 3 टेस्ट्स किए थे। एक स्टडी में पता चला कि प्लेसिबो पिल सिरोक्सैट से बेहतर काम करती है। यानी लोगों को जब लगता है कि उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दिया जा रहा है, तो वो ये सोचकर ही बेहतर फील होने लगता है। एक स्टडी से पता चला है कि सिरोक्सैट और प्लेसिबो के रिजल्ट सेम हैं। एक स्टडी में मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं। किसी भी टेस्ट में ये साबित नहीं हुआ कि सिरोक्सैट सच में काम करता है। फिर भी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने पब्लिश किया कि सिरोक्सैट टीनेजर्स को डिप्रेशन ठीक करने के लिए एक इफेक्टिव दवा है। ड्रग कंपनियां सच नहीं बोल सकती कि उनकी दवा काम नहीं करती है, क्योंकि फिर कोई उन्हें खरीदेगा नहीं। इसलिए वो रिजल्ट को फिल्टर करके बताते हैं और वही दिखाते हैं जिनसे उनका प्रोडक्ट बिक सके। जब अटॉर्नी जनरल ने उन पर मुकदमा दायर किया, तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने न्यूयॉर्क राज्य को $2.5 मिलियन हर्जाना दिया। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम होने की वजह से डिप्रेशन होता है? ये एक सिंपल लॉजिक होता है जो लोगों को समझ में आता है। आपके ब्रेन में कोई केमिकल कम है, जिसके लिए आप एक दवा ले सकते हैं जो इसे वापस नॉर्मल कर देगा। एंटी डिप्रेसेंट्स खरीदो और आपका डिप्रेशन चला जाएगा। ये वो कहानी है जो ड्रग कंपनीज हमें बेचती हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। 1952 में न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल के ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में अजीबोगरीब घटना हुई। टीबी के पेशेंट्स को मार्सिलिड नाम की दवाई दी गई। इससे अचानक वो लोग एनर्जेटिक और खुश फील करने लगे। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो डिप्रेस्ड पेशेंट्स को भी मार्सिलिड देंगे। यही सब डिप्रेस्ड पेशेंट्स ने भी फील किया, हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं। बाकी दवाइयां जैसे इमेप्रामाइन और आइप्रोनिड डिप्रेस्ड पेशेंट्स को दी गईं, तो इनके भी वही शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे। 1965 में एलेक कोपन नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने एक थियरी डेवलप की। अगर ये दवा ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा रही है तो क्या होगा? अगर डिप्रेशन सेरोटोनिन के कम लेवल की वजह से होता हो तो क्या होगा? लेकिन बाकी डॉक्टर्स जानते हैं कि ये सिर्फ एक सजेशन है। उनके पास इस बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं था और ना ही इस बात का आइडिया था कि सेरोटोनिन सच में काम कैसे करता है। 1990 की शुरुआत में एंटी डिप्रेसेंट मार्केट में आ गए थे। हालांकि ब्रिटिश साइंटिस्ट डेविड हीली ने पाया कि इन दवाइयों के इफेक्टिव होने का कोई पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर काफ़ी स्टडी की और ये साबित कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 50% साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हों कि सेरोटोनिन लेवल कम होने की वजह से डिप्रेशन होता है। इसलिए ड्रग कंपनियों का दावा भटकाने वाला और बेसलेस है। साइंटिस्ट ने ब्रेन के दूसरे केमिकल्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि सेरोटोनिन की तरह ही उनका भी डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि इससे असल बात ये पता चली कि डिप्रेस्ड लोग इसलिए ठीक हुए क्योंकि उन्हें लगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो आइडिया है कि ब्रेन में किसी केमिकल इम्बैलेंस के कारण डिप्रेशन हो जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ड्रग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर क्लिनिकल ट्रायल्स करती हैं। वो रिसर्चर्स को फंड करती हैं जिनका इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं होता कि उनके रिजल्ट को कैसे रिलीज किया जाएगा, बल्कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ड्रग रेगुलेटर्स को सबमिट किए जाते हैं, जिनकी सैलरी यूएस में 40% और यूके में 100% ड्रग कंपनीज पे करती हैं। कानून के हिसाब से ड्रग कंपनीज को कम से कम 2 ट्रायल सबमिट करने चाहिए जो ड्रग के पॉजिटिव इफेक्ट को साबित कर सकें। इसलिए आप 1000 क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं जो बताते हैं कि ड्रग उनमें से 998 पर काम नहीं करती है, लेकिन 2 ट्रायल के ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिनके रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं और ड्रग रेगुलेटर्स उन्हें अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरह नए ड्रग को अप्रूव करवाना कानूनी तौर पर बड़ा आसान हो जाता है। इसकी वजह सिंपल है, करप्ट सिस्टम।
एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स असर में होते हैं। स्टडीज से पता चला है कि एंटी डिप्रेसेंट टीनेजर्स में सुसाइड करने की टेंडेंसी और वायलेंट बिहेवियर का रिस्क बढ़ा देते हैं और बड़ों में स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेग्नेंट औरतों में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ा देते हैं और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें ऑटिज्म और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि जब लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेना छोड़ देते हैं तो उनमें से 20% लोग सीरियस विड्रॉल सिम्टम के शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन को कोई ऐसी चीज़ नहीं कहा जा सकता जो ब्रेन में किसी खराबी की वजह से होता है। अगले चैप्टर्स में हम डिप्रेशन के असली कारणों पर चर्चा करेंगे। इस बुक के ऑथर जॉन हारी उन बुनियादी पहलुओं से डिस्कनेक्शन हो जाना कहते हैं जो एक इंसान होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी हैं। फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क डिस्कनेक्शन। जो फिलिप्स फिलाडेल्फिया में एक पेंट की दुकान में काम करता था। उसका काम है अलग अलग पेंट को कस्टमर्स की ज़रूरत के हिसाब से मिक्स करना। जो के लिए ये रोज़मर्रा का काम है। वो कस्टमर से ऑर्डर लेता है, पेंट को मिक्स करता है, कस्टमर को धन्यवाद देता है और अगले ऑर्डर का वेट करता है। उसका बॉस उसे बताता है कि उसे क्या करना है और अगर वो लेट हो जाता है तो उसे डांट भी देता है। जो इस काम से ज़रा भी खुश नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी एकदम उदास और नीरस लगती है। लेकिन वो अपने मन को समझाता है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है। कम से कम उसके पास स्टेबल इनकम का सोर्स तो है और एक अपार्टमेंट भी है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो की उदासी कम नहीं होती। वो सुबह 7 बजे काम पर जाता है और शाम 7 बजे घर लौटता है। उसके बाद वो टीवी देखता है, सोता है और सुबह फिर से वही रूटीन दोहराता है। वीकेंड्स पर वो घर पर खूब ड्रिंक करता है और स्पोर्ट्स देखता है। एक रात जो अपने दोस्तों के साथ कसीनो गया और उन्होंने जो को नीले रंग की एक गोली दी। ये 30 mg ऑक्सीकॉन्टिन था, जो एक ओपिएट बेस्ड पेन किलर है। गोली लेने के बाद जो एकदम सुन्न सा महसूस करने लगा। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी उदासी दूर करने के लिए हर रोज़ काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद ये गोली लिया करेगा। 2012 में गैलप नाम की एक पोलिंग कंपनी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करवाई कि दुनिया भर में लोग अपने काम को लेकर क्या सोचते हैं। उन्होंने 142 देशों के लाखों एम्प्लॉयज़ को इस स्टडी में शामिल किया। गैलप ने पाया कि 13% लोग ही अपनी जॉब में पूरी तरह से लगे हुए थे। उन्हें अपना काम करने में मज़ा आता था और अपने काम के प्रति ये लोग डेडिकेटेड भी थे। उन्हें लगता था कि उनके काम से उनकी कंपनी को वाकई में फ़र्क पड़ता है। जबकि 63% एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो अपने काम में एंगेज नहीं थे। उन्हें अपनी जॉब बोरिंग लगती थी और वो शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। अपने काम को लेकर ये लोग ज़रा भी पैशनेट नहीं थे। जबकि 24% लोग एक्टिवली डिसएंगेज थे। ये लोग अपने काम से ज़रा भी खुश नहीं थे, इसलिए ये अनप्रोडक्टिव और नाखुश थे। इनकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा था। तो यानी 87% लोग अपने काम से खुश नहीं हैं, फिर भी वो पूरा दिन अपने ऑफिस में गुजार देते हैं। माइकल मार्मट 1970 के दशक में लंदन में एक साइकाइट्रिस्ट थे। एक ट्रेनी के तौर पर उन्हें कई इमिग्रेंट से मिलने का मौका मिलता था जो कई मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए उनके पास मदद मांगने आते थे, और इन प्रॉब्लम्स के पीछे कोई ठोस कारण नहीं दिख रहा था। एक औरत का कहना था कि उसके अंदर अब एनर्जी नहीं रही थी और वो ठीक से सो नहीं पाती थी। उसका पति हमेशा नशे में धुत रहता था और उसे पीटता था। उसके बेटे को फिर से जेल हो गई थी और उसकी टीनेज बेटी प्रेग्नेंट थी। माइकल मार्मट ने ऑब्जर्व किया कि इमिग्रेंट्स को हमेशा रेसिज्म का शिकार होना पड़ता था, जिसके चलते वो लोग मुश्किल हालात में जी रहे थे, और उनकी अजीबोगरीब बीमारियों की वजह उनकी ज़िंदगी दुख और परेशानियों से भर गई थी। इसलिए 1970 में मार्मट ने ब्रिटिश सिविल सर्विस में एक रिसर्च की। उन्होंने अपने सब्जेक्ट के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चुना क्योंकि वो लोग मिलते जुलते बैकग्राउंड से थे। उनमें कोई गरीब नहीं था, कोई गंदी जगह में नहीं रहता था और ना ही किसी को कोई फिजिकल खतरा महसूस होता था। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो किया करते थे। उसे कई लेवल में बांटा गया था और ये पहले से तय होता था कि उन्हें कितना काम करना होगा और उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा। मार्मट ये जानना चाहते थे कि क्या इस फर्क का असर उनकी हेल्थ पर पड़ता है या नहीं, इसलिए उन्होंने एक-एक करके उन सबका इंटरव्यू लिया। कुछ सालों बाद मार्मट ने पाया कि सबसे हाई रैंक वाले सर्वेंट्स में सबसे नीचे रैंक वाले सर्वेंट्स के मुकाबले हार्ट अटैक होने का 4 गुना कम चांस था। यानी हायरार्की में हाई रैंकिंग जितनी ज़्यादा थी, डिप्रेशन होने का खतरा उतना ही कम था। इन दो फैक्टर्स का आपस में रिश्ता एकदम डायरेक्ट और क्लियर था। मार्मट ने ये पाया कि टॉप सिविल सर्वेंट्स का अपने काम पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर उन्हें कोई नया आइडिया आता है तो वो एक्शन लेकर उस पर काम कर सकते हैं।
लो रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स का अपने काम पर उतना कंट्रोल और आज़ादी नहीं होती, ना ही उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके काम की ज़्यादा वैल्यू है। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स काम के बाद सोशल एंगेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है, जबकि लो रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स ज़्यादातर काम के बाद थकान और बोरियत महसूस करते हैं। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो आराम कर सके और टीवी देख सकें। मामट इसे समझाते हुए बताते हैं कि जब कोई इंसान अपने काम में संतुष्ट महसूस करता है तो इसका पॉजिटिव असर उसकी ज़िंदगी के बाकी एरियाज पर भी होता है। लेकिन जो लोग एक जैसा बोरिंग और बहुत निचले लेवल का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक उदासी और निराशा छा जाती है। ऐसे लोग फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर काफ़ी परेशान रहते हैं। अभी हाल ही में लंदन टैक्स ऑफिस ने मामट की मदद मांगी क्योंकि उनके बहुत से टैक्स इंस्पेक्टर्स सुसाइड कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ ने मामट को बताया कि उन्हें रोज़ ढेरों पेपर वर्क करना पड़ता है जिसे वो टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं। वो पूरा दिन कड़ी मेहनत करके पेपर वर्क निपटाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह उनके डेस्क पर फिर से नया ढेर पड़ा मिलता है। इन टैक्स इंस्पेक्टर्स को कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ना ही उनकी मेहनत को सराहा जाता है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो कोई नोटिस तक नहीं करता। उन्हें महसूस होता है जैसे उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मामट ने हायर रैंक पर बैठे ऑफिसर्स को बताया कि अपने काम पर कंट्रोल ना होने और अच्छा काम करने के बावजूद कोई रिवॉर्ड ना मिलने की वजह से ही टैक्स इंस्पेक्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल। जॉन कैसियोपो शिकागो यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। जब वो एक स्टूडेंट थे तो प्रोफेसर्स हमेशा कहा करते थे कि ब्रेन में होने वाले चेंजेस की वजह से इंसान के इमोशंस चेंज हो सकते हैं। वो कभी ये पता करने की कोशिश नहीं करते कि पेशेंट की लाइफ में क्या हुआ था। ये ऐसा ही है जैसे कि ब्रेन एक दूर दराज में कोई आइलैंड हो जिसका बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जॉन ने 1990 में इस आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने 100 अनजान लोगों को शिकागो यूनिवर्सिटी में जमा किया। उन्हें बोला गया कि उन्हें एक कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटर, जो उनके हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, उसे पहनकर नॉर्मल लाइफ जीनी है। पार्टिसिपेंट्स को एक बीपर और कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी दिए गए। बीपर डेली 9 बार अलार्म बजाता था। पहले दिन पार्टिसिपेंट्स को अलार्म बंद करना था और 2 चीज़ें करनी थी। उन्हें लिखना था कि वो दूसरों के साथ कितना जुड़ा हुआ या अकेला फील करते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहे अपने हार्ट रेट को रिकॉर्ड करना था। दूसरे दिन पार्टिसिपेंट्स को सेम स्टेप्स लेते हुए टेस्ट ट्यूब पर अपना सलाइवा थूकना था और उसे बंद करके लैब में सबमिट करना था। जब कोई इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसके सलाइवा में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। जॉन ने देखा कि अकेलेपन का एहसास पार्टिसिपेंट्स के कॉर्टिसोल लेवल को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। बेहद अकेलेपन का एहसास होना उतना ही स्ट्रेसफुल होता है जितना कि किसी अजनबी का आप पर हमला करना। इसके बाद जॉन ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या वाकई में अकेलापन आखिर में हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ धकेलता है। उन्होंने कुक काउंटी के 229 बूढ़े लोगों को ढूंढा। उनकी उम्र करीब 50 से 80 के बीच थी। आधे पार्टिसिपेंट्स आदमी थे और बाकी औरतें। 1/3 वाइट थे और बाकी 1/3 ब्लैक और लास्ट के 1/3 लटीनो थे। साल में एक बार वो यूनिवर्सिटी लैब जाते थे और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए कई तरह के टेस्ट होते थे। जॉन और उनकी टीम ने उनसे पूछा कि वो कितना अकेलापन महसूस करते हैं, वो डेली कितने लोगों से मिलते हैं और किसके सबसे ज़्यादा करीब हैं। जॉन जानना चाहते थे कि कौन सी चीज़ पहले आती है, अकेलापन या डिप्रेशन। 5 साल बाद उन्होंने पाया कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स में डिप्रेशन के सिम्टम से पहले अकेलापन आता है। सबसे पहले उन्हें अकेलेपन का एहसास होता है और फिर गहरी उदासी और फिर उसके बाद डिप्रेशन की फीलिंग होती है। अगर आप 65% समय अकेलापन महसूस करते हैं तो आपके डिप्रेस्ड होने के चांसेस 8 गुना ज़्यादा हैं। जॉन ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पूर्वज कई सालों तक शिकार करके अपना पेट भरते थे और ऐसे ही लोगों से उनका कबीला बना हुआ था। एक कबीले में करीब 100 लोग होते थे। वो सहयोग और आपसी लेनदेन के जरिए जिंदा रहते थे। हमारे पूर्वज साथ मिलकर शिकार करते थे और एक दूसरे के साथ खाना बांटते थे और बीमारी और परेशानी में एक दूसरे का साथ देते थे। कोई भी अकेले नहीं रहता था। कोई भी अकेला इंसान शिकारियों से अकेले नहीं बच सकता या बीमारी से अकेले नहीं लड़ सकता। इसलिए इंसान के अंदर अपने ग्रुप से अलग होने से डर और अलर्ट हो जाने की भावना पैदा हुई।
हार्वर्ड प्रोफेसर रॉबर्ट पुटनम ने ऑब्जर्व किया कि लोग पिछले कुछ दशकों से ग्रुप एक्टिविटीज़ में कितना टाइम गुजारते हैं। इन एक्टिविटीज़ में साथ डिनर करना, स्पोर्ट्स टीम में खेलना या किसी गायक मंडली को ज्वाइन करना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना वगैरह आता है। रॉबर्ट ने देखा कि इन ग्रुप एक्टिविटीज़ में बड़े पैमाने पर कमी आई है। लोग साथ में कम वक्त बिताने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। इस ट्रेंड की शुरुआत 1930 के दशक से हुई थी और अभी हाल के दशकों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। जैसे यूएस में लोग बॉलिंग टीम बनाया करते थे, लोग आपस में मुकाबला करते थे और बॉलिंग के प्रति अपने प्यार के चलते उनके बीच दोस्ती भी हो जाती थी। लेकिन अब आमतौर पर लोग अकेले अपनी अपनी गलियों में खेलते हैं, वो आपस में बात नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी की फीलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ तक कि आज परिवार के लोग भी आपस में ज़्यादा वक्त नहीं बिताते। रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि आज दुनिया के बहुत से देशों में परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम मौक़ों पर खाना खाते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लोग मिलकर छुट्टियों पर भी साथ नहीं जाते और साथ मिलकर टीवी भी नहीं देखते। और ये ट्रेंड 1950 के दशक से शुरू हुआ था। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले से कहीं ज़्यादा अकेले हो रहे हैं, जिसके चलते लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेट करना और किसी से आमने सामने बात करने में बहुत फ़र्क होता है। इंसान सोशल एनिमल है, हमें दूसरे इंसानों को देखने और उनसे मिलने की ज़रूरत है। इसी तरह हम सेफ, कनेक्टेड और प्यार महसूस करते हैं। डिसकनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज़। प्राचीन काल से ही फिलोसोफर्स यही कहते आए हैं, खुशी पैसे या मटीरियल चीज़ों से या नाम और शोहरत से नहीं मिलती। आज हमारे पास ऐसे साइंटिफिक एविडेंस हैं जो इस बात को साबित करते हैं। टिम कैसर फ्लोरिडा के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक सिंपल टूल क्रिएट किया, एस्पिरेशन इंडेक्स, जो ये बताता है कि कोई इंसान पैसे और मटीरियल चीज़ों को बाकी वैल्यूज़ के मुकाबले कितना ज़रूरी समझता है, जैसे कि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना या परिवार के साथ वक्त गुजारना। एस्पिरेशन इंडेक्स में कुछ सवालों की लिस्ट है कि लोग इन बातों से कितना सहमत है, जैसे कि मेरे पास महंगे कपड़े होना ज़रूरी है, मेरे लिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करना ज़रूरी है, मैं नाखुश हूँ और मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहा हूँ। सबसे पहले तो टिम ने 316 टीनेजर्स पर यह सर्वे किया। उन्होंने पाया कि मटीरियलिस्टिक लोग जो मानते हैं कि खुशी चीज़ें खरीदने और नाम और शोहरत से मिलती है, वो बड़े लेवल पे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार थे। टिम ने ये सर्वे न्यूयॉर्क के 100 अमीर सिटीजन्स पर भी किया। ये लोग अलग अलग उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस वाले थे। यहाँ भी उन्हें सेम रिजल्ट मिला, मटीरियलिस्टिक लोग डिप्रेशन से ज़्यादा जूझते हैं। इसके बाद टिम ने थोड़ी और डिटेल में स्टडी की। उन्होंने 192 स्टूडेंट्स से कहा कि वो दिन में 2 बार अपना मूड रिकॉर्ड करें। उन्होंने नोट किया कि उन्हें एक ख़ास वक्त में खुशी, गुस्सा और बाकी 7 इमोशंस किस हद तक महसूस होता है। स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा कि उन्हें फिजिकल सिम्टम जैसे कि पीठ दर्द, सर दर्द वगैरह कितना हुआ था। इसके रिजल्ट से पता चला कि मटीरियलिस्टिक लोग वक्त के साथ और ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। उन्हें डिप्रेशन ज़्यादा होता है और गुस्सा भी ज़्यादा आता है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें उनकी डेली लाइफ को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती हैं। 1960 में साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि 2 टाइप की मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड पाने की उम्मीद होती है। ये रिवॉर्ड पैसा, सेक्स या तारीफ कुछ भी हो सकता है। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है और उस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। टिम ने 200 लोगों पर एक लॉन्ग टर्म स्टडी की। उन्होंने उनसे पूछा कि वो अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं और एक मूड डायरी रखें। टिम ने एक्सट्रिंसिक गोल्स जैसे प्रमोशन, नई गाड़ी और बड़े अपार्टमेंट वाले लोगों को छांटकर अलग किया, जिनकी इंट्रिंसिक गोल्स थे, जैसे कि एक एक्सपर्ट पियानो प्लेयर बनना, एक बेहतर दोस्त या एक प्यारा बेटा बनना। कुछ सालों बाद टिम ने पाया कि जो लोग अपने एक्सट्रिंसिक गोल्स अचीव नहीं कर पाते, खुशहाल नहीं होते, उनके डेली मूड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ये लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए इतना एफर्ट और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुशी नहीं मिल पाती है। जबकि जो लोग अपने इंट्रिंसिक गोल्स अचीव कर लेते हैं, वो ज़्यादा खुश और कम डिप्रेस्ड होते हैं। उन्हें बड़ी खुशी और संतुष्टि होती है कि उन्होंने किसी की मदद की या अपने रिश्तों को बेहतर बनाया।
टिम के अप्रोच पर बेस्ड और भी कई स्टडीज़ की गई जिनमें भी सेम रिजल्ट निकले। ये स्टडीज़ उन्होंने इंडिया, डेनमार्क, साउथ कोरिया, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में की थीं। इसके बावजूद आज ज़्यादातर लोग एक्सट्रिंसिक गोल्स के पीछे जिंदगी के कई साल गुजार देते हैं। हमारी सोसाइटी हमें स्कूल में हाई मार्क्स लाने के लिए हाई सैलरी वाली जॉब करने और बड़ी पोजीशन पाने का दबाव डालने लगती है। हम सफलता को बड़े घर, महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड चीज़ों और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के नंबर से आंकते हैं। हमारी सोसाइटी ने मीनिंगफुल वैल्यूज से जंक वैल्यूज़ को अहमियत देना शुरू कर दिया है। हम मीनिंगफुल वैल्यूज से क्यों करते जा रहे हैं, इसके पीछे एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम दिन रात टीवी पर कमर्शियल्स, बिलबोर्ड और ऑनलाइन ऐड देखते हैं। खास करके बच्चे बड़ी आसानी से इनका शिकार हो जाते हैं। 1920 से ही एडवर्टाइजिंग के लोग ये बात स्वीकार करते रहे हैं कि उनका काम लोगों को ये फील कराना है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे कि उन्हें जताया गया कि शायद वो बदसूरत हैं, उनसे बदबू आती है और वो दुखी फील करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर एडवर्टाइजिंग के लोग उन्हें अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो एक तरह से हम एक कंज्यूमर सोसाइटी में रहते हैं। हमें सिखाया जाता है कि खुश रहना है तो और ज़्यादा शॉपिंग करो। हमें सिखाया जाता है कि जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए ज़्यादा काम करो और ज़्यादा खर्च करो। अगर हम अपने पसंदीदा ब्रांड के कपड़े, जूते, बैग या ज्वेलरी नहीं खरीद पाते हैं तो हम उदास और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर ही हमें सच्ची खुशी मिल पाएगी या सच्चा प्यार मिल पाएगा। कैपिटलिस्ट्स और एडवर्टाइजिंग के लोग हमारे इस बेसिक ह्यूमन नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन या अपने पसंदीदा कामों को करने में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। उन लोगों के साथ समय बिताने से जो हमें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम हैं, हमें लंबे समय तक खुशी और संतुष्टि मिलती है। डिस्कनेक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। डॉक्टर विंसेंट फेलिटी सैन डिएगो के एक फिजिशियन हैं। 1980s के शुरुआत में उन्हें एक नॉन प्रॉफिट मेडिकल प्रोवाइडर काइजर परमानेंट ने अपने कॉस्ट के सबसे बड़े ड्राइवर जो कि मोटापा था पर स्टडी करने के लिए हायर किया। विंसेंट ने मोटापे के शिकार पेशेंट्स को एक फास्टिंग प्रोग्राम के अंडर रखा, जहां उन्हें उनके लॉस्ट फूड कंजम्पशन के बदले में कुछ सप्लीमेंट्स दिए गए। 50 हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि जिन लोगों का वजन कम हुआ था उनमें से ज़्यादातर सीरियस डिप्रेशन और गुस्से के शिकार थे। उनमें से ज़्यादातर ने प्रोग्राम छोड़ दिया था, बहुत सारा फास्ट फूड भी खाया और वापस उनका वजन बढ़ गया था। उनमें से सुजैन नाम की एक पेशेंट ने 32 पाउंड्स कम किया था, हालांकि उसने वापस 400 पाउंड्स वजन बढ़ा लिया था। सुजैन ने बताया कि जब वो मोटी थी तो कोई भी मर्द उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से वो पतली हुई थी, एक शादीशुदा कुलीग उसके पास आया और उससे बाहर जाने के लिए पूछा, जिसकी वजह से डर के मारे उसने दोबारा खूब सारा खाना शुरू कर दिया था। पहली बार जब डॉक्टर विंसेंट ने उसकी स्टोरी सुनी तो उन्हें पता चला कि सुजैन जब 23 साल की थी तब उसका रेप हुआ था और तब से उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया था। डॉक्टर विंसेंट ने पाया कि मोटापे के शिकार 35% लोग कभी न कभी सेक्सुअली अब्यूज किए गए थे। कई और लोग, जिनमें मर्द भी शामिल थे, बचपन में ऐसे दर्दनाक हादसों के शिकार हुए थे। उस औरत ने बताया कि मोटापे की वजह से ही वो मर्दों की बुरी नज़र से बची रही थी, इसलिए उसे फिट रहने के बजाय मोटा बने रहना ज़्यादा पसंद था। डॉक्टर विंसेंट ने अपनी ये खोज एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की। उनकी स्पीच के बाद एक डॉक्टर खड़े हुए और कहा कि ये सिर्फ बहाने हैं जो मोटापे के शिकार लोग वजन कम ना कर पाने पर बनाते हैं। हालांकि डॉक्टर विंसेंट पेशेंट्स के रिश्तेदारों और पुलिस ऑफिसर से मिले और ये साबित किया कि उनके साथ बचपन में सच में ऐसा हुआ था। बाद में डॉक्टर विंसेंट ने डॉक्टर रॉबर्ट एंडा के साथ मिलकर काम किया, जो कई सालों से इस बात पर स्टडी कर रहे थे कि लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यानी खुद को नुकसान क्यों पहुंचाने लगते हैं। उन्होंने एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एस की स्टडी की, जिसे सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल सीडीसी ने फंड किया। ये एक लिस्ट थी जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यानी बचपन के दर्दनाक अनुभव जैसे सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ और निग्लेक्ट जैसे मामलों के 10 कैटेगरी में सवाल पूछे गए थे। इसमें हर तरह की मेडिकल कंडीशन जैसे कि मोटापा, एडिक्शन और डिप्रेशन से जुड़े सवाल भी थे। एस का सर्वे सैन डिएगो के 17,000 पेशेंट पर किया गया। डॉक्टर विंसेंट और डॉक्टर रॉबर्ट ने ये पाया कि बचपन में आप जितने ज़्यादा दर्दनाक अनुभवों से गुजरते हैं, बड़े होने पर उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने ट्रॉमा की 6 कैटेगरी को एक्सपीरियंस किया है तो आपके डिप्रेस्ड होने का खतरा 6 गुना ज़्यादा होगा। अगर आप 7 कैटेगरी से गुजरे हैं तो आपके सुसाइड करने के चांसेस 3000% ज़्यादा होंगे। इस स्टडी को आने वाले सालों में कई बार अलग अलग लोगों पर दोहराया गया और हर बार वही रिजल्ट मिला। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों बचपन के सदमे की वजह से बड़े होने पर मोटापा, एडिक्शन और सुसाइड जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं?
एक बच्चे के पास अपना अब्यूसिव माहौल चेंज करने का कोई जरिया नहीं होता है। वो खुद का ध्यान नहीं रख सकता है और ना ही बड़ों के अत्याचार का विरोध कर सकता है। इसलिए वो खुद को दोष देने लगता है और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो इसी तरह के व्यवहार के लायक है। बड़े होने पर भी वो कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और वो पैटर्न रिपीट करने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाले पेशेंट से खुलकर बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें दवाई देना और उनका ट्रीटमेंट करना काफ़ी नहीं है। इन लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात सुन सके और उनसे कह सके कि जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। डिस्कनेक्शन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। बोनोबो बंदर की एक प्रजाति है जो सोशल ग्रुप में रहना पसंद करती है। इनमें हायरार्की का सिस्टम होता है जहां कमजोर बंदरों को आमतौर पे बुली किया जाता और वो अक्सर उदास रहते हैं। कम रैंकिंग वाले बोनोबो खुद को बार बार खुजलाते रहते हैं और अपनी बॉडी को ग्रूम नहीं करते। ग्रुप में रहने के बजाय ये दूर से अपने झुंड के बाकी बंदरों को घूरते रहते हैं। हालांकि जो बोनोबो चिड़िया घर में रखे जाते हैं उनमें नेचुरल माहौल में रहने वाले बंदरों के मुकाबले डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और तब तक अपने शरीर को खुजलाते हैं जब तक कि खून न निकल जाए। ये अपने शरीर को झटके देते हुए जोर जोर से हिलाते हैं। उनकी देखा देखी बाकी के जानवर भी इनके जैसी हरकत करने लगते हैं। घोड़े जोर जोर से आगे पीछे हिलते हैं। तोता अपने ही पंख नोचने लग जाता है। हाथी अपनी सूंड को दीवार पर तब तक पटकने लगते हैं जब तक कि वो जख्मी न हो जाए। रिसर्चर्स ने पाया कि इंसान बिल्कुल यही करते हैं। अगर हम नेचर से दूर रहेंगे तो हमें डिप्रेशन होने लगता है। हम भूल गए हैं कि हम भी जानवर ही हैं जिन्हें बाहर निकलकर घूमने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि जानवरों को। एसेक्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने 3 सालों में 5,000 से भी ज़्यादा लोगों के मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व किया। इससे उन्हें पता चला कि जो लोग शहर से किसी गांव जैसे इलाकों में रहने गए थे उनके डिप्रेशन में कमी आई थी, जबकि जो लोग गांव से शहर की तरफ आए थे उनका डिप्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ गया था। इंसानों में एक सेंस होती है बायोफिलिया, जिसका मतलब है कि हमें उस ज़मीन या जगह से नेचुरल प्यार होता है जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि ये सिलसिला हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। डिप्रेस्ड लोग अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलकर नेचर को एंजॉय करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये दुनिया उनकी परेशानियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। नेचर की खूबसूरती हमें बेटर फील कराती है और अपने आसपास के माहौल से कनेक्टेड रखती है। सदर्न मिशिगन का स्टेट प्रिजन बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। इस जेल की आधे से ज़्यादा कोठरियों की दीवार से पेड़ पौधे और खेत नजर आते हैं, जबकि आधी से सिर्फ ईंट की दीवार नजर आती है। 1970 में एक आर्किटेक्ट थे अर्नेस्ट मूर, जिन्होंने कैदियों की मेडिकल रिकॉर्ड को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि जो कैदी रोजाना अपनी खिड़की से नेचर को देखते थे वो शारीरिक और मानसिक तौर पे 24% कम बीमार थे। बाहर निकलना, अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहना और नेचर को एक्सपीरियंस करना डिप्रेशन के मरीजों के लिए सबसे बेहतर और कम खर्चीला इलाज है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हालांकि ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च ये बात साबित नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रग इंडस्ट्री एंटी डिप्रेसेंट के लिए स्टडीज़ को फंड करने पर ज़्यादा फोकस करती हैं। डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्टेटस एंड अ सिक्योर फ्यूचर। रिचर्ड विल्किंसन और केट पिकेट यूके के एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं, यानी महामारी एक्सपर्ट। उन्होंने पाया कि जिन सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे यूएस में अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई है। अमीर लोग बहुत कम हैं और सोशल हायरार्की के टॉप पर आते हैं, जबकि गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है जो एकदम नीचे हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे जैसे देशों में मेंटल बीमारियों की केस कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग मिडिल जोन में आते हैं। सबकी इनकम और स्टेटस लगभग बराबर ही है, जबकि अमीर और गरीब के बीच की ये खाई यूएस में ज़्यादा गहरी है। कुछ दशक पहले तक एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ से 20 गुना ज़्यादा कमाता था। आज ये फ़र्क 300 गुना ज़्यादा हो गया है। वॉलमार्ट के 6 वारिस हैं जिनकी नेट वर्थ बॉटम में आने वाले 100 मिलियन अमेरिकन से ज़्यादा है। दुनिया के 8 सबसे अमीर लोग पूरी दुनिया के बॉटम में आने वाली आधी आबादी से भी ज़्यादा अमीर हैं। तो इसलिए डिप्रेशन को एक कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्स की तरह देखा जाना चाहिए, जो लो स्टेटस और लो इनकम के चलते कई लोग आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्रेशन का एक और कारण है फ्यूचर का सिक्योर ना होना। यूएस के 20% एम्प्लॉयज़ के पास जॉब है ही नहीं। उनके पास ना तो कोई रिटायरमेंट प्लान है, ना हेल्थ बेनिफिट्स और ना ही सिक्योरिटी का एहसास। उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि उनकी जॉब अगले हफ्ते या अगले महीने तक रहेगी भी या नहीं।
कैपिटलिस्ट्स इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फ्रीलांस वर्क कहते हैं। बहुत से लोअर क्लास और यहाँ तक कि मिडिल क्लास के लोग जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम सोर्स की कमी महसूस होती है। जैसे रस्ट बेल्ट यूएस का एक एरिया है, जो पहले एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हुआ करता था। 1950 के दशक से यहाँ डिक्लाइन की शुरुआत होने लगी, जिसके पीछे वजह थी डेवलपिंग देशों को आउटसोर्सिंग करना, जिनकी लेबर कॉस्ट काफ़ी कम थी। इस वजह से कई फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते वो गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।